नमस्कार दोस्तों कल मैं अपने बेटे, बल्कि आईआईटी बेटा बोलना चाहिए, उसके साथ मैं पिक्चर देखने गया था जिस पिक्चर का नाम था रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट। दोस्तों इस पिक्चर को जब मैं देख रहा था तो कई ऐसे सीन, कई ऐसे मोमेंट उस पिक्चर में आए जब मेरी आंखों में आंसू भर गए, बल्कि कभी कभी मुझे लगा कि आंख से आंसू कुछ नीचे भी गिर पड़े। और मेरे बेटे का भी कुछ वैसा ही हाल था। मैं जितना ज़्यादा इमोशनल हुआ था, मेरा बेटा थोड़ा कम इमोशनल। शायद वो साइंस का भी इफ़ेक्ट हो सकता है आईआईटी में पढ़ने से धीरे धीरे, चाहे मैं समझता हूँ ये एज इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उसे बचपन में देखा हूँ। कोई मिल गया, क्या नाम है उनका, ऋतिक रोशन, उनका पिक्चर। उस समय जब जादू जा रहा था वापस धरती से स्पेस में कहीं अपने प्लेनेट के ऊपर, तो मैं अपने लड़के को कुछ 10-12 साल का एज में उस समय मैं देखा कि रो रहा है पूरा आँख से। तो मैंने बोला अरे तुम रो रहे हो। तो कहने का मतलब एज के अनुसार शायद बच्चे भी जब जवान होते हैं तो उनका इमोशन थोड़ा कम हो जाता है। मेरा इमोशन शायद थोड़ा सा अभी भी वैसा ही है। मैं इस तरह के जब पिक्चर देखता हूँ, बचपन में तो काफ़ी रोने लगता था, इस तरह से आँख से आंसू बहते थे। तो दोस्तों ये साइंस का पिक्चर है, साइंस की बातें इस वीडियो में बात करूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इमोशनल ड्रामा थोड़ा सा साइड रख देते हैं, लेकिन रियली पिक्चर काफ़ी अच्छी है। और मैं ये ज़रूर आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, लड़का लड़की दोनों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या देशभक्त, 100 बात की एक बात, देशभक्त ऐसा कुछ बनना चाहते हैं, आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस पिक्चर को आप ज़रूर देखिए सिनेमा हॉल में। अगर आप, क्योंकि मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं पिक्चर देख रहा था, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे हाउसफुल हो जाएगा, लेकिन मैं देखा कि करीब करीब आधी सीटें खाली थी। तो मुझे थोड़ा सा एक तरह से आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ कि यार इतनी अच्छी पिक्चर आज की युवा पीढ़ी को कम से कम ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हर एक युवा पीढ़ी से, हर एक लड़का लड़की से जो 15 से 20 एज के हैं, उन सभी से एक मैं दोस्त के नाते कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने लड़के के साथ गया, बल्कि सिनेमा हॉल में मेरा लड़का ही बोला कि चलो देखते हैं, तो मैं बेटा का बात 99% मान लेता हूँ। मैं अब जब से वो आईआईटी ज्वाइन किया है तब से तो 100% समझ लीजिए कि उसका बात मैं मानता हूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ बनना चाहते हो दोस्त, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऐसा कुछ बनना चाहते हो, तो निश्चित रूप से इस पिक्चर को देखिए। बाकी दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, दूसरे जो नौजवान या नवजुवती जो हैं, जो सिर्फ खाओ पियो ऐश मौज करो और ये चुम्मा चाटी और इस तरह के बेड सीन्स, रोमांस और इस तरह के, वैसे तो मेरी वाइफ बोल रही है कि इस तरह के शब्द तुम मत इस्तेमाल करो, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ज़्यादा उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इस तरह के जो 90% या 80% ऐसे ही है, युवा पीढ़ी में भी ऐसा नहीं है कि सभी एकदम देशभक्त हैं, सभी कल जाके सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बनने वाले, नहीं। 70-80% युवा पीढ़ी ऐसी ही है, खाओ पियो ऐश मौज करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही सब चल रहा है 90% 80%। क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, तो मैं भी अपने दोस्त यार में देखा हूँ कि किस तरह से वो लोग पढ़ाई करते हैं या किस तरह से उनका अफेयर चलता है, तो ये सब मैं देख चुका हूँ। एनीवे दोस्तों, उस टॉपिक को हटाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उस रॉकेटरी जो पिक्चर है उसका मैं डिटेल्स में कहानी नहीं बताने वाला हूँ। मैं कोई फिल्म समीक्षक नहीं हूँ। फिल्म रिव्यू मैं करूँगा, मेरी एक बेस्ट पिक्चर है वजूद, उस पिक्चर का मैं एक रिव्यू करना चाहता हूँ। तो इस पिक्चर का मैं रिव्यू नहीं करूँगा, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिनेमा हॉल में अगर नहीं जा पाते हो तो आप ज़रूर OTT या जो भी सोशल साइट पे जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हो, तो ज़रूर इस पिक्चर को देखना। आर माधवन जी ने काफ़ी मेहनत करके उसमें एक्टिंग भी खुद उन्होंने किया है। और मैं लड़के से बोल रहा था यार ये मतलब ये एक्टर हैं, 3 इडियट पिक्चर में इनको देखा हूँ और इनके कई भी पिक्चर देखा हूँ, क्या उसका एक बेद और क्या नाम है, तो वो ये सब पिक्चर मतलब इनके दिमाग में इस तरह के कैसे आया। मतलब ये मैं बल्कि लड़के से बोला कि बेटा तुमको ये जिस तरह के साइंस के फंडे इस तरह से बात हो रहे थे, प्रेशर, टेम्परेचर और ये वो जिस तरह का इक्विपमेंट दिखाए जा रहे थे चलते हुए, और वो टेम्परेचर की बात हो रही थी, और लिक्विड गैस मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस एक सर्टेन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे लिक्विड में बन जाते हैं और उसको हम फ्यूल की तरह यूज करेंगे, और काफ़ी डेप्थ
कि मतलब मैं समझता हूँ कि एक IITian ही इस तरह के वीडियो को समझ पाएगा, पिक्चर को समझ पाएगा। तो मैं अपने बेटे से बोला, वो भी बोला कि हाँ मैं समझने का कोशिश कर रहा था, बहुत सारा चीज़ समझ में आ रहा था। मैं बोला मेरा तो ये 20 साल पहले का एक्सपीरियंस है, जब मैं खुद तैयारी कर रहा होगा। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इस पिक्चर को मैं भी समझने का प्रयास किया। बहुत अच्छी पिक्चर है, इसलिए तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट पिक्चर का रिव्यू है, समझ लीजिए एक तरह से। तो इस पिक्चर का डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी मूवी है और सभी नौजवान को, नवजुवती को इस पिक्चर को देखना चाहिए। दोस्तों इस पिक्चर को इसलिए भी देखना चाहिए ताकि आपका दिमाग एक अलग ही ढंग से शार्प बने। आप इस चीज़ को समझिए कि आपको किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है, किस तरह से पुलिस या पॉलिटिकल लीडर जो हैं किस तरह से आपको फ्रेम कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, आपका करियर को चौपट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये जो साइंस का जो नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो नॉलेज है, उस नॉलेज के अलावे आपको एक अलग ही टाइप का एक शार्पनेस आपके अंदर होना चाहिए, एक स्मार्टनेस होना चाहिए कि किस तरह से मैं किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। ऑफ कोर्स मैं क्या बोलूं, नम्मी नारायणन सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उनके साथ लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें हुई यार, उनके सामने मतलब हम लोग के लाइफ में क्या तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। सुभाष चंद्र भगत सिंह को मैं नमन करता हूं, लेकिन जिस लेवल पे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, काम किए हैं, क्या समझते हैं ये नम्मी नारायणन जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है वो कम है? बिल्कुल नहीं सर, इन्होंने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। और यहाँ के जो केरला के जो पुलिस और वहाँ के नेता, उन्होंने किस तरह से उनके साथ उनके करियर को एक तरह से बर्बाद कर दिया। और दोस्तों जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि चलो अंत भला तो सब भला, तो इस बात की मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। उनके ऊपर कोई क्राइम का केस ही नहीं था, सब कुछ फ्रेम किया हुआ था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया और उनको पूरा सम्मान दिया। और आर माधवन सर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया इस पिक्चर के ऊपर, उन्होंने भी उनका सम्मान दिया, तो ये काफ़ी ही अच्छी बात है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने उनको पद्म भूषण, जो हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो ये भी काफ़ी सम्मान की बात है हम सभी के लिए। मतलब क्या होता है कि हम सभी के अंदर जो देशभक्ति है ना, वो एक तरह से जागरूक होती है कि यार चलो कम से कम अंत में इनको इतना सारा सम्मान तो मिला, उनके ऊपर एक पिक्चर बनी। इस तरह की पिक्चर जैसे कि मेरा बेटा बोला कि अब्दुल कलाम सर के ऊपर भी बनना चाहिए, तो मैं बोला हाँ ज़रूर बनना चाहिए। और दोस्तों उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए, वहाँ केरला की पुलिस ने या केरला के नेताओं ने जिस तरह से उनका एक तरह से मजाक उड़ा दिया, उनके लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों एक बहुत सारे वीडियो में मैं कर्मों का फल के बारे में भी बात करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो बात श्री कृष्ण जी ने हजारों साल पहले समझाया है, उस चीज़ को लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। और चूँकि ये वीडियो साइंस का है, इस वीडियो में साइंस की बात हो रही है, इस वीडियो में साइंटिस्ट की बात हो रही है, देश के एक महान साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो मैं कर्मों का जो फल कैसे मिलता है इस बारे में लोगों के मन में जो संदेह है, उस संदेह को भी मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। दोस्तों कर्मों का फल कुछ ऐसा मिलता है, जैसे उनके साथ पुलिस और नेताओं ने जिस तरह से उनके लाइफ को बर्बाद किया, बर्बाद करने की कोशिश किया, वो तो अपने तरफ से अडिग रहे। यही तो इस पिक्चर का जिंदा दिली है, उनकी जिंदा दिली है। उसी जिंदा दिली को तो दिखाया गया है इस पिक्चर में कि किस जिंदा दिली से उन्होंने सभी तकलीफ़ों को, सभी परेशानियों को, सभी दुख तकलीफ़ को उन्होंने सामना किया और देश के लिए उनको जो करना था वो करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो दोस्तों कर्मों का फल कैसा मिलता है, कैसे मिलता है, इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो साइंस के दृष्टिकोण से, साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कृष्ण जी को आप अगर नहीं समझ पाए कि कर्मों का फल कैसा मिलता है, मैं बताता हूँ कैसे मिलता है। ये जो पूरा शरीर है ना, ये एटम्स का बना हुआ है। इस चीज़ को आप समझो, हमारे शरीर में एटम्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान नहीं है, भगवान को भूल जाओ। ना आत्मा है ना परमात्मा है। कभी कभी एकदम गौतम बुद्ध के तरीके से भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। धर्म को भी भूल जाओ, सब कुछ। मतलब जो आदमी दूसरे को तकलीफ़ देता है, करप्शन करता है, गुंडा चोरी बेईमानी मर्डर रेप ये सब जो करता है, वो एक तरह से
धर्म को भूल चुका है, अध्यात्म को भूल चुका है, स्पिरिचुअलिटी बकवास है, दर्शन बकवास है, आत्मा परमात्मा सब बकवास की बातें हैं। हज़ारों साल पहले जो श्री कृष्ण ने बताया है वो सब कुछ वो उसको उसके हिसाब से बकवास है। उसके हिसाब से खाओ पियो ऐश मौज करो, ज़िंदगी ख़त्म। तो दोस्त ये जो है ना, ये जो चीज़ है ना, थोड़ा साइंस को भी लिख के देने दो ना। आइंस्टीन जैसा कोई साइंटिस्ट इस धरती पे पैदा है आज के डेट में, तो उसको भी ये चीज़ लिखने दो कि यार लाइफ कुछ नहीं है, खाओ पियो ऐश मौज करो फिर ख़त्म। रेप करो, मर्डर करो, जो भी करना है करो, दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दो। एक अच्छे खासे आदमी का, एक अच्छे खासे साइंटिस्ट का ज़िंदगी बर्बाद कर दो। अगर ये साइंस लिख के जब देता है तो जितने भी चोर गुंडे बदमाश हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि साइंस को पहले ये चीज़ लिख दो। तुम्हारी कितनी बुद्धि है? तुम्हारी बुद्धि नहीं है। साइंस के पास जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि के हिसाब से इस चीज़ को लिखने दो। देयर इज़ नथिंग लाइक सोल। कुछ नहीं होता है, ये आत्मा परमात्मा सब बकवास की बातें हैं। ये सब साइंस को लिखने दो पहले। जब लिख देगा तब रेप करना, मर्डर करना, अयासी करना, जुआ खेलना, जो भी व्यभिचार करना, रंडीबाजी करना, जो भी करना है वो कर देना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये समझना चाहते हो ना कि कर्मों का फल कैसा मिलता है। वो ऐसे मिलता है, हमारा पूरा बॉडी एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जो भी है यही कुछ 10-12 एटम्स का बना हुआ है। और ये एटम्स ना एक्शन और रिएक्शन करना जानते हैं। और अगर आप कुछ गलत तरीके से किसी के साथ एक्शन कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके अंदर जो एटम्स हैं ना वो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन उनका बराबर नहीं है। कोऑर्डिनेशन बराबर होने का मतलब यह हुआ जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक या जीसस, इस तरह के जो लोग हैं ना, उनके अंदर जो एटम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में आ चुके हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। आप अगर ये चोरी, बेईमानी, गुंडागर्दी, जब सब कुछ करप्शन है सब जो कर रहे हो, पैसे के लिए सब कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे आपके ब्रेन की जो एनर्जी है, आपके अंदर जो एनर्जी है, सोल को छोड़ दो, आपके अंदर जो एनर्जी है वो कुछ तो डिस्टर्ब है या कुछ तो पशु स्तर पे जी रही है। पशु भी क्यों, पशु का भी मैं नाम खराब नहीं करना चाहता हूँ। पशु क्या है, केवल भोजन कपड़ा के लिए, तो कपड़ा भी उनको नहीं चाहिए, भोजन के लिए तो जो कुछ भी करते हैं। उनको कहाँ ये पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज और हमारे बैंक में अरबों रुपया हो जाए, इसके लिए थोड़ी जो वो लोग कुछ करते हैं। किसी का वो लोग मर्डर वर्डर नहीं करते, वो लोग सिर्फ भोजन के लिए करते हैं। लेकिन हम जो आदमी हैं ना, ये पैसे के लिए, पावर के लिए, अपने 10 खानदान के लिए पैसे जुटाएंगे, बैंक में जमा करेंगे, तो इसके लिए हम लोग गलत काम करते हैं। तो इस तरह से गलत काम करते हुए आप अगर किसी का लाइफ बर्बाद करते हो, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर की जो एटम्स हैं, उसकी जो एनर्जी है, वो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं कर रही है, वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रही है। उनके आपस में जो तालमेल है, हार्मोनी है, वो डिस्टर्ब है, वो बिगड़ा हुआ है। और इस तरह से आप अगर काम करते हो तो यार कर्मों का फल क्यों नहीं मिलेगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप ऐसा करो, जो दारू, शराब, सिगरेट ये सब जो ज़्यादा पीते हैं, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उनकी भी जो अंदर की मोलिकुलर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी जो है ना, वो डिस्टर्ब है। नहीं तो ये ज़रूरत नहीं है। मैं एक पैक पीता हूँ तो मेरी दिमाग लगता है कि नहीं हटाओ, इसको ज़रूरत नहीं है पीने का। तो दोस्तों अगर कर्मों का फल आप समझना चाहते हो तो इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है दोस्त। आप ना डेली सिर्फ दारू पीते रहो, सिगरेट पीते रहो। डेली कितना बोतल, 4-5 बोतल जितना पीना है, 8-10 पैकेट सिगरेट, ऐसा डेली पी लो। अब फिर देखो 1-2 साल में क्या होता है। कर्मों का फल वही है। या क्या कहें, आप जैसे कि आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, आपके माँ बाप ने कैसे भी भेजा, जैसे मुझे भी माँ बाप ने सरकारी स्कूल में भेज दिया। चलो जैसे भी जो भी मन समझ में आया, वहाँ के टीचर ने जो समझाया, मुझे जो समझ में आया, सेल्फ स्टडी जो किया, तो जो कुछ भी किया वो मैंने कुछ समझा, कुछ जाना। आप ना ऐसा करो, अपने बच्चे को ना पढ़ाओ लिखाओ मत। और स्कूल भी जा रहा है तो बोल दो कि नहीं मत जाओ, स्कूल जाने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे उसको घर में ही बैठा के कुछ आलतू फालतू कुछ काम कराते रहो, या खेती बाड़ी का जो कुछ भी, लेबर मजदूर जो भी कराते रहो। या गरीब को क्यों, अमीर को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे कुछ स्कूल मत भेजो। क्या ज़रूरत है, आप इतने अमीर हो, पैसे इतने हैं, पढ़ाने वढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर उसको 15-20 साल बाद चेक करना कि उसकी कितनी दिमागी ग्रोथ हुई है। उसको कुछ क्वेश्चन पूछना कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये सूरज क्या है, ये न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है,
एटम बम कैसे काम करता है, हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है, सन में जो एनर्जी है कैसे आती है धरती पे, इस तरह के उसको क्वेश्चन पूछना। या ये सिस्टम हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये लंग्स कैसे काम करता है, ये हमारा हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, ये ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी ये नाक क्या काम करती है, मुंह क्या काम करती है, ये सब उसको पूछ के देखना। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि उसकी कितनी बुद्धि विकसित हुई है। खाक विकसित होगी, कुछ नहीं। तो एक तरह से समझो तुम भी अपना कर्म का फल उसको कुछ दे दिए और उसको भी अपने कर्मों का फल। उसको अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो वो भी नहीं पढ़ेगा, तो एक बेवकूफ़ इंसान बनेगा। और क्या, वो गरीब घर में हो पैदा हो चाहे अमीर घर में हो। तो इसी तरह से कर्मों का फल मिलता है दोस्त। और कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिल सकता है। आप चिंता क्यों करते हो? जैसे कि इस जन्म में आप बेवकूफ़ रहोगे, आपको पढ़ने लिखने में कुछ मन नहीं लगता है। जैसे कि मेरी माँ 6ठी 7वीं पढ़ी है और मैंने उसको कभी अपने मन से किताब नहीं देखा पढ़ते हुए। मैं बोलता हूँ कि तो हाथ में किताब उठाती क्यों नहीं है, पढ़ो कुछ। मेरे पिताजी को तो कुछ समझ में आता है, वो वीडियो देख लेते हैं। तो अपनी माँ को भी बोलता हूँ तुम भी कुछ पढ़ो लिखो। ऐसे पढ़ोगी नहीं लिखोगी तो फिर दोबारा पैदा होगी तो तुम ऐसे ही बेवकूफ़ रहोगी। ऐसे मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, जबकि माँ को बहुत इज्जत दिया जाता है। अरे माँ के बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए यार सब कुछ जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो कर्मों का फल ऐसे मिलता है दोस्त। इस जन्म में आपको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ जानने समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दोबारा भी जब पैदा होगे, अगर आत्मा होती है इस चीज़ को अगर साइंस नहीं साबित कर रहा है तो साइंस को बोलो साबित करेगा। ये इस चीज़ को साबित करने के लिए क्या गौतम बुद्ध को दोबारा पैदा होना पड़ेगा, श्री कृष्ण को दोबारा पैदा होना पड़ेगा? क्यों? ज़बरदस्ती है, उनकी मर्जी, जब चाहे वो पैदा हो। नहीं, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि कृष्ण या गौतम बुद्ध ने प्रॉमिस किया था दोबारा पैदा होने के लिए, वो झूठा प्रॉमिस था। मान लो ना, किसी के ऊपर डिपेंड क्यों हो? जैसे सिद्धार्थ ने जंगल में जाके या जो कुछ एक्सरसाइज करके, योगा मेडिटेशन करके अपने अंदर कुछ अनुभव किया, वैसे ही आप भी अनुभव करो। गौतम बुद्ध को क्यों पैदा होना है दोबारा, या श्री कृष्ण को क्यों दोबारा पैदा होना है? आत्मा अगर बकवास है तो आप खुद साबित कर लो इस चीज़ को। जितने भी कम से कम हमारे देश में अगर 1 करोड़ अमीर आदमी हैं, या इस धरती पे अगर 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ अमीर आदमी हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, 100 करोड़ जो अमीर आदमी हैं, इंटेलिजेंट है, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने जो किया वैसे ही आप भी कर लो ना। साबित कर दो कि ये आत्मा परमात्मा सब बकवास की बातें हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कर्मों का फल तो मिलता है दोस्त। आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बुरे कर्म करो और आपको उसका बुरा नतीजा ना मिले। मिलेगा, कैसे मिलेगा आप भी उस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हो। ये भी एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, जो साइंस का, हिजेनबर्ग का जो फेमस एक कॉन्सेप्ट है, एक थिंकिंग है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। उस प्रिंसिपल को थोड़ा डेप्थ में समझ लो। कब, कैसे, कहाँ आपको आपके बुरे कर्मों का फल मिलेगा, लिख के कोई नहीं दे सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इस बात को आप दिमाग में रख लो। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे राजनीतिक डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी आदमी हो, सभी आदमी यार एटम से ही बने हैं। ऐसा थोड़ी जो है कि नेता लोग एटम से नहीं बने हैं, उनको कोई मतलब कुछ अलग ही टाइप के नहीं। उनको भी चेक करोगे तो उनके अंदर भी वही मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही सब मिलेगा। उसी चीज़ से वो भी बने हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो, चाहे नेता हो, चाहे MLA MP, कुछ भी। तो दोस्तों, चाहे वो कोई भी आदमी हो, दुनिया का वो सबसे गरीब आदमी हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर और इंटेलिजेंट आदमी हो, गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से जी रहा है, इसका मतलब उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो हार्मोनाइज वे में काम नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में तालमेल बिगड़ा हुआ है। और उस बिगड़े हुए तालमेल को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो उसका उपाय वही है, मेडिटेशन, ध्यान, जिसके बारे में कई वीडियो में बात कर चुका हूँ। फिर से इस वीडियो में बात करके इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो दोस्तों, फिर से मैं इस वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि साइंटिस्ट और रॉकेटरी नमी नारायणन सर को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है और इस देश के युवा पीढ़ी को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। जो भी डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनते हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि यार एक कैसे इंसान हैं जो देश के लिए इतना काम किए और उनके साथ इस तरह से बुरा व्यवहार किया गया, और फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा देश के लिए अच्छा काम करते रहे। तो इस वीडियो को मैं अब समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।